नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। नामांकन का आज अंतिम दिन था, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर नजर आया। एक रामपुर और दूसरी मुरादाबाद। दोनों ही बहुत अहम सीटें हैं और 2019 की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, यानी सपा और बसपा का जब गठबंधन था तो ये दोनों सीटें उनके खाते में गई थी। इस बार बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला करके इंडिया गठबंधन यहां पर चुनावी मैदान में है और ये दोनों सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में है। यूं तो चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर होना है, जिसमें पीलीभीत से लेकर के सहारनपुर तक की तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं। लेकिन चर्चा हो रही है बीते 2 दिनों से, यानी कल और आज, रामपुर और मुरादाबाद को लेकर के। वो इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा था कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, आज इन 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीटों पर सियासी घमासान अभी तक जारी है। मुरादाबाद से कल एसटी हसन, जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन कल से खबरें आनी शुरू हो गई थी कि आजम खान वहां पर वीटो लगाए हुए हैं, वो भी रुचि वीरा को लेकर के, जो बिजनौर के रहने वाली है। और अंतिम समय में रुचि वीरा ने आज अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। ये कहा जा रहा था कि एसटी हसन ही वहां पर बने रहेंगे क्योंकि वो अखिलेश यादव की पसंद है और रुचि वीरा को नामांकन न करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने नामांकन किया। और अभी भी खबर मिली कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने उनको अधिकृत उम्मीदवार अपना घोषित भी कर दिया, यानी अब एसटी हसन को पर्चा अपना वापस लेना पड़ेगा या फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। ऐसी भी आशंका है कि शायद वो बगावत भी कर दें। चर्चा कल ये भी चल रही थी कि अगर एसटी हसन को मुरादाबाद से टिकट नहीं मिलता है तो वो रामपुर आएंगे, लेकिन रामपुर के जो लोग और समाजवादी पार्टी का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव खुद यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि रामपुर की विरासत आजम खान से जुड़ी हुई है और आजम खान इस वक्त जेल में है और आजम खान ये चाहते थे कि एक मजबूत और कद्दावर नेता यहां से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो कुछ भी उपचुनाव में हुआ उस किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह के संकेत मिले, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के संकेत मिले कि वो शायद इस बार चुनाव मैदान में उतरे ही ना, वो पूरे प्रचार की कमान अपने हाथ में रखे। तमाम दूसरे भी दावेदार थे, लेकिन अचानक से वहां से भी एसटी हसन का पत्ता काट दिया गया। तो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी काफी आश्वस्त थी, इंडिया गठबंधन का काफी आश्वस्त था। तो 8 में से इन 2 सीटों पर ऐसा पेच फंसा कि भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए बहुत कुछ मिल गया और वो अब ये कहने भी लगी है कि इनकी पार्टी में जब उम्मीदवार ही अंतिम समय तक तय नहीं हो पा रहे हैं तो चुनाव क्या लड़ेंगे, जब कैडर में भीतर से ही इतना जबरदस्त अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है, अंतर्कलह छिड़ी हुई है। और वो तस्वीरें हम रामपुर से लेकर के मुरादाबाद तक देख भी रहे हैं। तो आखिर क्या होने वाला है इन 2 सीटों पर और कैसा सियासी रण, कैसा सियासी घमासान रामपुर से लेकर के मुरादाबाद तक देखने को मिलेगा और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा दिया। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अशोक यादव जी, आज तो सबसे ज्यादा सवाल आपसे ही होने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप दावे कर रहे थे उसके उलट कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है। और प्रेम पाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रेम नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। इंडिया गठबंधन के दोनों ही प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रामपुर से लेकर के मुरादाबाद तक जो कुछ भी रण छिड़ा हुआ है वो क्यों है और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ शिरकत कर रही हैं आज अल्पना जी। बहुत स्वागत है अल्पना चौहान जी आपका। और मनीष अग्रवाल जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी ओपिनियन बहुत मायने रखती है। तो अल्पना जी, मुझे लग रहा है कि आज जो पहला सवाल है मुझे अशोक यादव जी से ले लेना चाहिए, क्योंकि आज जवाब देने की बारी उनकी है। कहे तो आप ये रहे थे अशोक यादव जी की पूरी तैयारी है, कहीं कोई मतभेद नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब उम्मीदवार तय हैं, बहुत पहले से तय है।
लेकिन ये क्या हो रहा है रामपुर से लेके मुरादाबाद तक, एसटी हसन आपके इतने कद्दावर नेता, सिटिंग सांसद, उनका टिकट काट करके आपने रुचि मीरा को दे दिया। रामपुर में आपको कोई मिला नहीं, आप दिल्ली से पकड़ करके उम्मीदवार लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए मानस जी, रामपुर का सवाल जो आपने कहा, तो वो दिल्ली से नहीं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट रामपुर ही है। और चूंकि जो आपने मुरादाबाद की बात किया, तो हर पार्टी में कुछ न कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मतलब इंसिडेंट्स होते हैं कि जिसमें इस तरह के डिसीजन कभी-कभी लेने पड़ते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में ही ऐसा हुआ है। अभी आप देखें गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया, वहां क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। तो अभी भाजपा में बहुत सारे सीटों पे इससे कई गुना ज्यादा पेच फंसा हुआ है, तो डर के मारे वो टिकट के अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पीलीभीत में भी तमाम तरह की वरुण दिक्कतें गांधी हैं का इनके यहाँ। एग्जाम्पल देखिए तो अशोक देखिए यादव हर जी, जगह है समस्या। अशोक जी जी। आप वरुण गांधी का एग्जाम्पल देखिए ना, वो लाख मुखर रहे लेकिन उनको आखिर में बयान देना पड़ा कि नहीं, मैं प्रचार करूंगा, मैं मेनका गांधी के साथ हूं और उनके प्रचार में मैं जाऊंगा और बीजेपी जो काम देगी वो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और भूपेंद्र चौधरी जी का भी बयान आ गया कि वरुण गांधी हमारे बड़े नेता है और पार्टी उनका पूरा सदुपयोग करेगी। अंदर खाने कुछ भी हो लेकिन बाहर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है ना, जो जनता को दिखाने के लिए जो चीजें चाहिए वो तस्वीर वो पेश कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे, इसलिए सवाल आपसे पूछा। नहीं देखिए मानस जी, हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो आपने दोनों सीटों को लेकर के सवाल पूछा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोकल स्तर पे। जो कंफ्यूजन एक तरह से दूर हो गया, अब कोई बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कंफ्यूजन हम लोग की जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो दूर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तक सारी चीजें सही हो जाएंगी। और हमारे यहाँ भी अनुशासन को लेकर के बहुत चाहे एसटी साहब हों या जो भी हमारे नेता हों, ये लोग बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर नेता हैं। तो इसमें पार्टी के चूंकि जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है मानस जी, वो स्पष्ट रूप से चाहे मुरादाबाद का मामला हो चाहे रामपुर का मामला हो, दोनों जगह बिल्कुल उसको स्वीकार्यता है उस मामले को। और कोई थोड़ा बहुत एक परिवार में अगर इस तरह की बातें आते हैं मानस जी, तो थोड़ा बहुत होता है समस्या। लेकिन अल्टीमेट जो आउटकम्स है, आउटकम्स यही है कि वहां पे कोई भविष्य में कोई समस्या उसके वजह से प्रत्याशियों के लेकर के जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, उसके वजह से हमारे चुनाव परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि वहां जो भी बातें हुई हैं वो टिकट नॉमिनेशन के बाद बातें खत्म हो जाएंगी। वो हमारे सीनियर नेता लोग हैं और हर चीज को समझ रहे हैं, परिस्थितियां समझ रहे हैं, वक्त की हाल नजाकत को समझ रहे हैं। इसलिए भविष्य में उसको लेकर के चुनाव परिणाम पे इसका कोई मतलब दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है कि किसी तरह से इंडिया अलायंस के जो भी सदस्य हैं, सदस्य को कोई नहीं देख रहा है, बल्कि इंडिया अलायंस के झंडे को देख रहा है, इंडिया अलायंस के सिंबल को देख रहा है। वो हर क्षेत्र का मतदाता की यही स्थिति है। तो प्रत्याशियों को लेकर के मैं फिर वही कहूंगा, जो थोड़ा बहुत गलतफहमी हुई, लेकिन उसका चुनाव परिणाम पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि वहां की जनता के मन में यही बात है, चाहे मुरादाबाद की जनता हो, चाहे रामपुर की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की जनता हो, सबको बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है मानस जी, कि इंडिया अलायंस एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी डजेंट मैटर, प्रत्याशी कोई भी हो, सिंबल हमारा वही हमारा प्रत्याशी है, साइकिल के निशान हमारा प्रत्याशी है, हाथ का पंजा हमारा प्रत्याशी है। और इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी हो, वहां की जनता, वहां के लीडरान, सबका एक ही विचारधारा है कि इंडिया अलायंस को यहां से 80 की 80 सीटों पे विजय श्री दिलाना है मानस जी। अच्छा अल्पना जी, जो कुछ भी अभी हुआ पॉलिटिकल ड्रामा, यहाँ से रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक, इसको आप किस नजर से देखती हैं? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि क्या इससे आपको कुछ स्पेस मिलेगा? क्योंकि दिक्कत तो जैसा कहा कि आपके यहाँ भी है भाई, गाजियाबाद से लेकर के पीलीभीत तक ये आवाजें तो आपके यहाँ से भी उठ रही, बस इतना है कि आपके लोग सड़कों पे नहीं, आपके लोग बयान नहीं दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग सड़कों पे उतर आए, बवाल करने लगे, मीडिया में प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियोग्राफ, तमाम सारे विजुअल भेजने लगे। मानस जी, पहले आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, ये समझ लेना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता को स्पष्ट दिख रहा है, समाजवादी पार्टी अकंठ तक तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। आप ये देखिए, रस्सी जल गई बल नहीं गए। आजम खान जी जेल में हैं, अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं, और उसके बाद भी जेल से वो बैठ करके चिट्ठी लिख रहे हैं एक सिटिंग सांसद को
आप देखिए वहां से रुचि वीरा जो उनकी करीबी हैं, उनके नाम के लिए वो वीटो लगा रहे हैं। और किस तरीके का ये चाल चरित्र है, ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तो उस समय का पुराना किस्सा आपको याद दिला दूं। उत्तर प्रदेश में आजम खान जी की भैंस उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढा करती थी। ये आलम था कि भैंस को ढूंढने के लिए, आजम खान जी की एक बार भैंस गुम हो गई थी, उसको ढूंढने के लिए पूरे यूपी पुलिस जुट गई थी। और आज आलम ये है कि देखिए ये जेल जाने के बाद भी इनको शांति नहीं मिली। अब दूसरी बात पे मैं आती हूँ। अब बात करते हैं हम रामपुर सीट की। रामपुर सीट पे मोर देन 65% मुसलमान वोटर है। आप देखिए उसके बावजूद भी, और वहां आजम खान सपोर्ट दे रहे हैं अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को न्योता भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आकर के चुनाव लड़िए। आखिर क्यों नहीं अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? ताल ठोक करके जब आजम खान जी का सपोर्ट वहां से आपको है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है कि आपको डर लग रहा है चुनाव लड़ने? उत्तर प्रदेश में कुछ भी बचा नहीं है। और अशोक यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही, परिवार, बिल्कुल सही इन्होंने पहचाना। ये एक पारिवारिक पार्टी है। इस पार्टी का ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इनको पहचान गई है और यही इनके सहयोगी घटक दल ने किया था। आप देखिए कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में इनको 1 सीट मिली थी, इस बार इनका खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। और ये जो साथ मिलकर के कभी 2 भाइयों की जोड़ी आती है, कभी ये बुआ जी के साथ बैठ जाते हैं, कभी किसी गोद में बैठ जाते हैं, तो इनका अपना विजन ही क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। किसी तरीके का ये अपने मन में ख्याल ये लाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं है। ग्राउंड पर 0 रिजल्ट है। चलिए प्रेम नारायण जी, सहयोगी हैं आप समाजवादी पार्टी के, और देखिए जिस तरीके से एन मौके पर उम्मीदवार बदला गया, एक मैसेज दूसरी तरीके का आम मतदाताओं में जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, आजम खान ने जेल से ही बैठ करके इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि एसटी हसन जो एक तो मुस्लिम उम्मीदवार थे, दूसरी बात सिटिंग सांसद है, तीसरी बात की समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, ऐसे व्यक्ति का टिकट काट करके क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन। और वहां पर रुचि वीरा को बिजनौर से भेज दिया गया वहां से चुनाव लड़ने के लिए। रामपुर में आप जामा मस्जिद के इमाम को लेकर के आ रहे हैं, वहां उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। रामपुर में तमाम दूसरे उम्मीदवार हैं जो लाइन लगाए बैठे हुए थे, हसरत में थे कि उनको मौका मिलेगा। तो आप ऊपर से प्रत्याशी ला करके बैठा रहे क्योंकि वो भी आजम खान की पसंद है। आपको नहीं लग रहा कि जी, आपको नहीं लग रहा गलत संदेश जा रहा है कि आप बड़े बड़े कद्दावर लोगों का टिकट काट करके, पुराने लोगों का टिकट काट करके आप दबाव में आकर के रामपुर और मुरादाबाद में आप आजम खान के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं? जी, बहन कुछ कहना चाह रही थी, मैं सोच रहा वो भी कुछ बोल ले जो बोलना चाह रही थी, फिर मैं बोलूं। नहीं, आप बोलिए, आपसे सवाल पूछा गया है, बहन से नहीं पूछा गया है। नहीं, आप कुछ बोल रही थी बीच में, मानस जी जब कुछ कह रहे थे। देखिए मानस जी, मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर, इस समय हमारे देश में एक सिनेरियो सेट किया जा रहा है, ठीक है ना। सिनेरियो सेट ये किया जा रहा है कि मोदी जी और उनकी टीम कुछ भी करे उसको आप मास्टर स्ट्रोक बोल दो। प्रज्ञा ठाकुर एक लंबे समय तक पार्टी का चेहरा हुआ करती थी, टिकट निपट गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया। वरुण गांधी फायरब्रांड नेता हुआ करते थे, टिकट कट गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया। जनरल वीके सिंह वो भी बहुत बड़े नेता थे। क्या ये अभी आपने कहा कि बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी या मीडिया ये कहेगा कि जिन लोगों के टिकट काटे गए ये बड़े नेता नहीं थे, ये छोटभैया नेता थे? नहीं कह सकते। लेकिन एक सीधी सी बात है मानस जी, मैं आ रहा हूँ। विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के विरोध नहीं कर रहे हैं, हंगामा नहीं काट रहे हैं, सड़क पे नहीं आ रहे, मीडिया उसका मैं एक बहुत बड़ी बात कह दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कह दूं मैं, और बड़ी जिम्मेदारी दावेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक जमावड़ा लगा हुआ ब्लैकमेलरों का। आप देखिए, जिस नेता का टिकट काटना हो, जिस नेता को किनारे करना हो, उसका हल्का से एक वीडियो वायरल हो जाता है, और नहीं तो वो नेता अपने आप कहने लगता है कि नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आप जिसके घर पर ईडी पहुंच जाता है, या तो वो दान दे देता है, या पार्टी में चला आता है, या समर्पण कर देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर्ची देकर के मुख्यमंत्री बदल देती है। भारतीय जनता
पार्टी पर्ची के माध्यम से जो सत्ता चला रही है, वहां क्या कोई सवाल करेगा, क्या जवाब करेगा? ये लोकतंत्र है। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, हमारा परिवार क्या है? 70 साल आपने देश को लूटा, सबसे ज्यादा घोटाले आपके समय में हुए थे, क्या भूल अल्पना गए? जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम, ना माइक ठीक कर लीजिए, आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, आवाज आपकी काफी। मानस जी बड़ी बहुत अच्छी बात है। मानस जी बहुत अच्छा एक ट्रेंड सेट कर रही है अल्पना बहन हमारी और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, कि जिस माता पिता ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, बेहतर खान पान दिया, खान पान की बाद में आपको पाल पोस के जवान कर दिया, और उसके बाद में आपने बाप दादा की कमाई जमीन बेच करके कार खरीद ली और कहते हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया था, हमने 4 पहिया खरीद लिया। मेरी बहन सुनिए, आप घर पर बैठ करके जो डिबेट कर रही ना, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आप जिस अस्पताल में पैदा हुए वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आप जहां पढ़ के आई वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने जो हंसपुष्ट जो खाना पीना खाया पिया ना, जो बेहतर परिवेश, सुन लीजिए अब अरे लूट उसको नहीं कहते। लूट अगर लूट हुई है ना, लूट होता है बोफोर्स, अरे लूट ये राफेल, लूट होता है राफेल, लूट होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, लूट होता है। अरे सुन लीजिए बहना, अरे प्यारी बहन सुन लीजिए, चोरों की फैक्ट्री के जमावड़े। इटली की बात आपने बहुत अच्छी कर दी मानस जी, इटली की बात इन्होंने बहुत अच्छी कर दी। जानते हो इटली का नाम क्यों लेते हैं ये? मैं आपको बताऊंगी इटली का नाम मानस जी क्यों लेते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूं। ये बात पर इटली क्यों करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में। हिंदूवादी परंपरा को पोषित करने वाला संगठन, तथा कथित हम हिंदुत्व की बात करते हैं भाई साहब, 1925 में संगठन बना। हिंदूवादी विचारधारा के लोग, और ड्रेस कौन सी अपनाई इन्होंने? हाफ पैंट, हाफ शर्ट, काली टोपी। कहां से लाए? ये इटली गए थे, इटली से वहां से ड्रेस चोरी करके लाए और उसको तानाशाही को यहाँ उन्होंने किया। इसलिए रात दिन इनकी जबान पर इटली आता है, और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपका धोती कुर्ता परिवेश नहीं है? आपका ड्रेस धोती कुर्ता क्यों नहीं है? खादी कुर्ता पजामा क्यों नहीं है? ट्रेडमार्क है क्या आपकी पार्टी का? ट्रेडमार्क किसका? ट्रेडमार्क? अरे हमने कब कहा? बहना, अरे मेरी बहन, 400 का सिलेंडर जो 1100 का हुआ, पूरा देश देख रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चोरी किया वो पूरा देश देख रहा है। स्विस बैंक में भाजपाइयों के खाते हैं, इसलिए आप काला धन नहीं बता पा रहे, ये पूरा देश देख रहा है। आपको 370 लगने पर आपको शौक होता है, आतंकियों की फांसी पर आपकी आलाकमान बहल जाता है। पढ़ के आइए बहन, मेरी प्यारी बहन, आप किसी क्षेत्र, अरे मेरी बात सुनिए बहन, देखिए ये आप किसी अनपढ़ चैनल पे नहीं बैठी हैं। आप लोगों को मैं वही, आप बोल लीजिए, वही मैं कह रहा हूं ना। आपको सिखाया गया है कि जब कोई सामने वाला आपकी पोल खोले आप चिल्लाने लगिए। उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन नहीं बची है, इस बात को जान लीजिए। रायबरेली और अमेठी की चिंता कीजिए। अल्पना जी कांग्रेस पार्टी की जमीन हिंदुस्तान से के अंदर से आपके जो गुरु थे, आपके जो पुरखे थे, जो चोर थे, वो नहीं कर पाए कुछ। महाराज जी, अब ये तो चली गई, उनसे मुझे सवाल करना था, क्योंकि भाजपाई लोग चैनल पे आकर के, और आपका एक सम्मानित चैनल है न्यूज 24, हिंदुस्तान के टॉप रेपुटेटेड चैनलों में आता है, और वहां आकर के बैठ जाते बिना पढ़े लिखे लोग। 370 हटा दिया, क्या इनकी हैसियत है 370 हटाने की? क्या इन्होंने संविधान नहीं देखा है? 370 इन्होंने किया है संशोधन, उसको आप बात करें। 370 हटा दिया, चैनल पर बैठ करके बात करते हैं चोरी की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप बात करिए। आप बेरोजगारों के साथ ठगी की बात करते हैं, उसको बात करिए, नहीं कर पाएंगे आप 400 का सिलेंडर 1100 को कर दिया, उस पर आप बात नहीं कर पाएंगे। आप 54 का डीजल जो पेट्रोल था आप 100 पे पहुंचा दिए, उस पर आप बात नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए इनका काम केवल चिल्लाते रहो, शोर करते रहो। मैं सीधा सा, जो आज की डिबेट थी उस मुद्दे से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है कि जो डिबेट जिस मुद्दे पर, उससे आप ले जाइए दूसरी जगह। आपकी जो मुद्दे की जो डिबेट है उसका एक सीधा सा सार ये है, किसी भी पार्टी के टिकट, किसी भी पार्टी में प्रत्याशियों का चयन उसके राष्ट्रीय नेतृत्व का एकाधिकार होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व और उसका संगठन ये देखता है कि हम कहां पर क्या बहुत बेहतर कर सकते हैं, उसको वो कर रहे हैं। रुचि वीरा का टिकट आप कहते हैं
बहन आरोप लगा रही, तुष्टीकरण की बात कर रही। भाई एसटी हसन का टिकट कट के अगर रुचिवीरा हो गया तब भी आपको तुष्टीकरण दिखेगा। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी, नहीं लड़ेंगे तब भी दिक्कत होगी। भाई ये सभी पार्टियों का एकाधिकार होता है। और जो गाना गाते गाते रहते हैं 70 साल 70 साल 70 साल, अरे बहन किस चीज की जरूरत? रायबरेली और अमेठी में आपको कार्यकर्ताओं से सवाल पूछिए ना। आवश्यकता पड़ रही है। पूछ तो रहे हैं आपसे कि रायबरेली और अमेठी में आपको क्या आपकी पार्टी सर्वे नहीं करवाती है? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने वरुण गांधी से लेकर के वीके सिंह से लेकर के टिकट काट दिए। क्या आप उन्हें नशे में काटे या आपने सर्वे करवाया था? अरे बहन ये बताओ ना, मुझे बताइए तो। सर्वे कराना क्या सेफ सीट पर भी आपको सेफ सीट पर भी सर्वे कराना इस पे वो तो अगर जो सर्वे नहीं कराता, मुझे लगता है आपकी पार्टी सर्वे नहीं कराती है तो आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। ये किसानों पर गोलियां चलवाते हो, किसानों पर लाठियां चलवाते हो, ये करवाने वाले क्या जाने जनता का संवाद। कार्यकर्ता घोषित करने में क्यों? अरे अमेठी रायबरेली क्या होता, हम तो पूरे देश में सर्वे करवाते हैं। आपकी हैसियत है, आपकी हैसियत है तो आप चर्चा करिए, बेरोजगारी पे चर्चा करिए, महंगाई पे चर्चा करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा करिए, भ्रष्टाचार पे चर्चा करिए, आप गरीबी रेखा पर चर्चा करिए। आपकी क्षमता नहीं है, आपकी कोई क्षमता नहीं है, आपकी कोई क्षमता। आपकी छोड़िए, आपके प्रधानमंत्री मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है जनता के सवाल का जवाब देने की। आप किसानों पर गोलियां चलवाओगे, आप यूरिया का वजन घटाओगे, आप टैक्स पर टैक्स लगाते जाओगे, आप किसानों को कुछ नहीं दोगे, आप महिलाओं आपकी सुरक्षित नहीं है, आप बेरोजगारों को कुछ नहीं देंगे, आप 70 साल का गाना लाते रहोगे, उससे हो जाएगा? सर्वे कौन नहीं कर रहा अपनी पार्टी में? क्या आपकी पार्टी में नशे में होकर के वहां टिकट कर देते हैं? क्यों टिकट काट दिया आपकी पार्टी ने अपनी पार्टी के लोगों का? वीके सिंह का टिकट कैसे काट दिया आपने? राखी सावंत को? हाँ जी, आपको इस बात का जवाब जनता दे चुकी है कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। इस बात का जवाब आपको बहुत पहले जनता दे चुकी है। यहाँ टीवी चैनल पे चिल्लाना। अरे जनता ने तो वो दौर भी देखा है मेरी बहन, जब आप 2 सीटों पे थे, वो भी मांगी हुई, वो दौर भी आया है, ये दौर भी आया इस देश में। आप जो है वो देन कांग्रेस की है, क्या बात करते हैं आप? वो दौर पहली बात तो आपको डिबेट में बैठना नहीं आता है, आपको संवाद करना नहीं आता है, यही आपकी पार्टी की परंपरा है। जो आपका गढ़ हुआ करता था वहाँ आपको आज सर्वे कराना पड़ रहा है। आप हालात देखिए, उत्तर प्रदेश में आप एक सीट। अरे तो आपने कहा नहीं करवाया भाई? खाता खुल गया था। कौन नहीं करवाता है सर्वे? अरे तो मैदान में आइए ना, क्यों चोरों की तरह डकैतों की तरह देश को लूटने में लगे भाई? क्यों चोरी कर रहे हो? क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पे लगे हुए हो? क्यों पाकिस्तान में ऐसे देश से चंदा ले लेकर भीख मांग मांग के काम कर रहे हो? अरे हैसियत है तो मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना आप। 370 में क्या बदला आपने? 370 कहा अभी 370 कब बताएंगे आप? ये बताइए मुझे टीवी पर, आप टीवी पर बताइए 370 आपने कब बताया? 370 कब हटाया आप बताइए टीवी पर, या स्वीकार करिए आपके अनपढ़ लोग हैं, बताइए 370 कब हटा? आपने भारत के आप 370 की बात करें, कब हटाया 370 आपने? शर्म आनी चाहिए आप जैसे धूर्त लोगों को। अरे चोरों का जो कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को बेच रहे हैं, बेल बेच दिया, जेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कर क्या पाया आपने? इस देश को बेच बेच कर लूट लूट कर ड्रेस बदलने वाले बहुरूपियों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे आप? इस देश में जो दिया है, आप जो घर पर बैठी है, वो मेरी बदौलत, मेरी पार्टी की बदौलत, इस देश के त्याग बलिदान की बदौलत है। जाकर के साथ बैठ करके बात करिए, आपकी हैसियत क्या है, आपकी हिम्मत क्या है जो कांग्रेस पार्टी की बात कर पाए आप? आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है देश के मुद्दे पर बात करना। पूरे देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे मक्कार और चोर पार्टी है आप। पूरे देश के चोरों को गोदी में बैठा करके, बेईमानों को गोदी में बैठा करके, उनसे दलाली लेने करके राजनीति करने वाले हमें ज्ञान देंगे आप? चलिए अच्छा, आइए मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मैं बहन बेटियों को सम्मान कर सीख पाया, युवाओं के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, किसानों के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, पूरे देश को बेच रहे हो। अरे प्रेम राय जी, बहस मत करिए, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अल्पना जी की ऑडियो ठीक कराइए, अल्पना जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी, रामपुर और मुरादाबाद में जो अंतिम समय में परिवर्तन हुआ, उसको आप किस नजर से देखते हैं?
देखिए मानस जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक विशेष जाति समुदाय को वोट को टारगेट करने के लिए सबको प्लीज करने की वहां राजनीति करी जा रही है कि आजम खान जी की भी बात रह जाए, रामपुर की भी बात रह जाए। आप देखिए एचपी हसन जी जो है 80 में से 3 सांसद है समाजवादी पार्टी के, उसमें से एक सांसद है, मुखर सांसद है, बोलते अच्छा है, अपना विचार अच्छा रखते हैं, लेकिन उनका टिकट एन समय पे बदला जाता है। तो मुझे लगता है इंटरनल राजनीति में इसमें कोई बड़ा बदलाव आने की आशंका है, और इसी वजह से मुझे फिर ये लग रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद की सीट पे भी ये भाजपा के लिए कोई जगह बना के दे रहे हैं इसमें। ये लोग अपने वोट को संगठित नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे सेफ सीट और एनालिसिस की बात हो रही थी, अगर आप देखें तो आज कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर भारत में, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर भारत में कोई एक सीट नहीं दिखती है। गुजरात पूरा बीजेपी के पास है, राजस्थान पूरा उनके पास है, मध्य प्रदेश में एक सीट उनके पास कम है, यूपी में उनके पास 64 सीटें हैं। तो ये इन पार्टियों को बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर हम उत्तर भारत में इस स्थिति में आ गए हैं तो क्या हम इस देश पे कभी शासन कर पाएंगे? क्या हम इस देश के शासन करने वाली टीम में कभी जुड़ पाएंगे? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग का जनाधार इस तरीके से खिसकता जा रहा है कि हम लोग एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स नहीं तलाश पा रहे हैं सही समय पे। जिस दिन नॉमिनेशन होना है उस दिन भी टिकटों का बदलाव हो रहा है। भाजपा ने भी बहुत से सांसदों के टिकट बदले हैं, जैसा कि आप बार बार अपनी डिबेट में कह रहे थे। उन्होंने जो भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में बदला, लेकिन उसका मुखर विरोध नहीं हो रहा है। उनके सांसद खुद ये लिख के दे रहे हैं कि अब हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये पार्टी की डेमोक्रेसी और अनुशासन का पालन हो रहा है। हम सबको उस डेमोक्रेसी में अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी पार्टी है, अगर उसने हमें एक बार भी सांसद बनाया है तो उस पार्टी को आगे और लोगों को भी मौका देने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर हम उसका मुखर होकर विरोध करने लगेंगे तो इसका मतलब हम पार्टी की नीतियों में और अपनी पार्टी के नेताओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रख रहे। हमें ये नहीं लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ और व्यवस्था कर पाएंगे। क्या हमारा कहीं और योगदान है? क्या पार्टी में सांसद की सीट ही एक सीट है जिससे हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो विपक्ष की पार्टियों को इन चीजों का आकलन करना पड़ेगा कि हम कैसे जा रहे हैं, किन स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं। मेरे लिए तो जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट लगता है कि उत्तर भारत में एक सिर्फ सीट नहीं है जहां से कैंडिडेट ये कह सके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कि मैं कुछ भी हो जाए यहीं से चुनाव लड़ूंगा, देखता हूं क्या मैंडेट आएगा। और फिर आप इस देश पे शासन करने की, सरकार बदलने की बातें करते, बहुत मुश्किल है। अगर आप साउथ की राजनीति करके या एक विशेष जाति की राजनीति करके अब देश में सरकार बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता अब वो समय रहा है। आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिबेट्स में जिक्र नहीं होती। भाजपा की सरकार ने 30 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खाते में पहुंचाया है। बैंकिंग व्यवस्था का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले सकती है, उसने इस देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करा, बनाया, इन्होंने आके और सुदृढ़ करा, लेकिन लोगों तक जो वो चीजें पहुंच रही हैं उसका कोई आप आकलन नहीं कर सकते कि लोग उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। आज इस देश को बनाने में कांग्रेस का भी पूरा योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा ने 10 साल के तरीकों से देश बदल दिया, लेकिन आज की चीजों को उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, इसका क्रेडिट उन्हें भी मिलना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 50-55 साल बाद भी ये कहते हैं कि हम 5 पॉइंट का एजेंडा लाएंगे, हम लोगों का सशक्तिकरण करेंगे, तो ये तब क्यों नहीं हुआ जब वो सरकार में थे? अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी भी काफी समय यूपी में सत्ता में रही है। आज आप देखिए 3 सीटों की पार्टी और उसमें से भी आप एक सांसद को बदल रहे हो, और उसके भी इतने तगड़े रिकवर्कर्शंस आ रहे हैं कि जिसको कल रात में टिकट दिया था उसने दिन में नॉमिनेशन जाके फाइल कर दिया, शाम को कोई और है। तो इन चीजों को पार्टी को अपने स्तर पे आकलन करना पड़ेगा कि कहाँ पे संगठन में ऐसी कमजोरी है कि लोग मुखर आवाज उठा रहे हैं, और इतनी मुखर आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है। 19 तारीख को वोटिंग होनी है। अब इतना समय नहीं है कि आप कोई मैसेज चेंज करके जाओ या लोगों पे कहीं नई मैसेज पहुंचाओ। आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया। आज उन्होंने 3 सम्मेलन करे उसके 30-31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यूपी से, सुना ऐसा जा रहा है कि अरुण गोविल जी की सीट से, मेरठ से चुनाव प्रचार का शुरुआत कर रहे हैं। जहां टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइनल नहीं है, वहां चुनाव प्रचार रैलियों की बात कैसे होगी? प्रधानमंत्री की रैलियों की बात लोगों तक पहुंच रही है, जन सामान्य इकट्ठा हो रहा है, सुनेगा, जानेगा उन नीतियों को, उन पॉलिसियों को, उसी हिसाब से जाके वोट देगा। आप लोग अगर इसी पशोपेश में पड़े रहेंगे, किसको टिकट देना है, कैसे टिकट देना है, और लार्जर ऑब्जेक्टिव को एनालाइज नहीं करेंगे कि जमीन से वोट कहां से रखता जा रहा है, वरना आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको एक सीट नहीं मिल रही। अखिलेश यादव जी ने भी अपना कैंडिडेचर अभी डिक्लेयर नहीं करा है। रायबरेली अमेठी तो सेफ सीट कही जाती थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी जब 2014 में वाराणसी आके लड़े तो वो भाजपा के लिए सेफ सीट कही जा सकती थी?
नहीं कही जा सकती थी। उस समय 10 सीटें थी सिर्फ भाजपा पे। आपको जनाधार बनाना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाके फेस करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। यही मैं चैनल की डिबेट्स में देखता हूँ, जो भी प्रवक्ता जिस भी पार्टी के आते, आप अपने क्रिटिसिज्म को लो ना, आप उसको जाके एनालाइज करो। हो सकता है हम लोग गलत बोल रहे हो, हम लोग सही चीज नहीं बोल रहे हैं, आप हमें काउंटर करो, लेकिन आप हमारी बात तो सुनो। हम तो आम जनता है जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हमारी बातें वहां तक पहुंचे, लेकिन अगर आप बात ही नहीं सुनोगे, आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को तो कम से कम एक्सेप्ट करो कि भाई आपने बैंकिंग की इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, लेकिन आज भाजपा कहती है हमने 30 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों तक पहुंचाए हैं। आपके समय में वो नहीं पहुंचता था, आज उन्होंने पहुंचाया है तो उन्हें उसका वोट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा ना कि हम कैसे लोगों को और सुदृढ़ करें और अपनी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बना रहे हैं। आपके पास तो सारी सीटें खाली हैं, आपके पास तो कोई विनिंग कैंडिडेट ही नहीं है। 80 में से 1 सीट थी, 3 सीट थी, बाकी सीटों पे तो आपके पास हमेशा से कैंडिडेट पूरे 5 साल तैयार रहने चाहिए, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट तो है नहीं, तब उन्हें मौका मिलता। आज किसी कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है या कट रहा है, क्या वो 10-15 दिन में पब्लिक तक कैसे मैसेज पहुंचाएगा जब कार्यकर्ता ही रुष्ट है। तो मुझे लगता है जैसा कि आप कह रहे थे, ये चीज सही नहीं हो रही है पार्टी की और इंटरनल डेमोक्रेसी के हिसाब से। चलिए अशोक यादव जी, देखिए जो कुछ कह रहे हैं मनीष अग्रवाल जी, इस बात पे विचार किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि एक जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है, उसमें कहीं कुछ चूक, कुछ कमी हो रही है, जिसका फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव उठा रही है और इस बार भी आप वही चूक कर रहे हैं। अशोक जी अनम्यूट कर दीजिए डिवाइस अपनी। हाँ माने जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी हेलो। हाँ, आवाज मैं आ ये रही कह है। रहा था कि कहीं कोई स्ट्रेटजी में कोई चूक नहीं माने जी, सारी स्ट्रेटजी बहुत प्रॉपर वे में बनाई गई है इंडिया अलायंस की। रह गई बात जो कि आप लगातार ये बात हो रही है कि टिकट क्यों बदला गया, कैंडिडेट क्यों बदला गया, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने मोर देन 100 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं, मोर देन 100। टिकट बदला तो क्या गया, कहा सवाल जाए? आप गलत समझ रहे हैं। टिकट बदला गया इससे कोई आपत्ति नहीं, वो तो आपकी पार्टी का मसला है। सवाल ये है कि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज तक एक कौतूहल बना हुआ है, क्योस बना हुआ है कि भाई अचानक से एक सिटिंग सांसद का टिकट काट करके आप किसी और को ला करके वहां बैठा रहे हैं। आप रामपुर में जो आजम खान का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़, वहां पर आपको दिल्ली के जामा मस्जिद से आपको लाना पड़ रहा है और रामपुर में जो तमाम दूसरे कैंडिडेट थे, ये बात तो पहले 20 दिन पहले हो सकती थी। पब्लिक पे ये मैसेज देने की जरूरत क्या थी? मेरा सवाल ये है। ये तो आपके हाथ में, आप 20 दिन पहले कर सकते थे ये काम। एसटी का टिकट आप 20 दिन पहले काट सकते थे, रुचि वीरा को प्रॉपर वे में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर पहले से प्रस्तुत कर सकते थे। आज नॉमिनेशन का अंतिम माने दिन है जी, और आज जंग शुरू हुई है। माने जी देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको एंड वक्त पे इम्प्लीमेंट उसका किया जाता है। तो ये जो है ऐसी स्ट्रेटजी थी वहां पे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन एट द लास्ट मोमेंट होना था, जो कि आप लोगों ने देखा। तो ये कोई इसमें हमें पार्टी को जी एसटीएसएन तो फिर क्यों टिकट दिया आपने? ये कौन सी स्ट्रेटजी है आपकी? एक बार टिकट देख लीजिए। तो देखिए अपमान माने हुआ, जी, ये तो अपमान हुआ कि वो देखिए गए, माने उन्होंने जी, नॉमिनेशन फाइल किया, बात करें नाम वापस ले लो, हम इनको लड़ाएंगे क्योंकि आजम खान की करीबी है। ये तो एक आप सिटिंग सांसद का नहीं अपमान कर माने रहे जी, हैं। देखिए माने जी, मैं अगर आप अगर इस तरह इस चीज को अपमान को लेकर के आप अगर बात करेंगे, तब तो भारतीय जनता पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों का अपमान किया गया। अगर यही अपमान करने का आपका पैमाना है कि टिकट अगर किसी का किसी वजह से इंटरनल किसी वजह से वापस किया गया तो उसका अपमान, तो भाजपा ने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे का अपमान किया और 100 से ज्यादा सांसदों का अपमान किया। तो ऐसे कोई अपमान और सम्मान की बात नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है मानस जी कि एंड वक्त भी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। मैं आपको फिर से दोबारा बता दूं, जो मनीष भाई ने भी बहुत सारी बातें कही कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विनिंग सीट नहीं है। मैं आपको बता दूं, माननीय मोदी जी के अलावा, बनारस के अलावा इनके पास एक भी विनिंग सीट नहीं है भाजपा के पास, जिसपे दावा कर सके कि हम जीतने जा रहे हैं। इतने डरे हुए हैं, आज तक इन्होंने बहुत सारी सीटों का डिक्लेरेशन नहीं कर पाए। आज तक ये इतने डरे हुए हैं कि इनके पास ये एक्सटॉर्शन मनी इतना ज्यादा है, लगभग
8,500 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी के बाद भी इनके पास डर है कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे। ये इतना डरे हुए हैं कि जो जो विपक्ष के लोग हैं सबको जेल में डालने पे उतारू हैं। तो इनकी डर और घबराहट यह परिलक्षित कर रही मानस जी कि इनकी उत्तर प्रदेश में लग रहा कि 80 के 80 सीटों पे ही जमानत जब्त होने जा रही। आपको लगे कि मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो हालात है मानस जी, ठीक है, इन्होंने अपने व्यवस्था से उसको मैनेज करके दिखाने का काम कर रहे हैं ये लोग अपना मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन स्थितियां बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए। आप गांव में चले आइए, देखिए क्या स्थिति है। बच्चे जिनके पेपर लीक्स हुए थे वो बच्चे पानी पी गाली दे रहे भाजपा को, और एक दो बच्चे नहीं है, एक दो परिवार नहीं है, 60 लाख बच्चों का परिवार है मानस जी। ये वो परिवार इसी उत्तर प्रदेश का 60 लाख परिवार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार इसको कैलकुलेशन करके बताया कि लगभग हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2.25 लाख ये संख्या बैठती है। जो लोग भाजपा का इंतजार कर रहे हैं कि ये आए मौका पे 2024 में, तब इनको बताया जाए। यहाँ पे हर परिवार से अग्निवीर इंतजार कर रहा है, अग्निवीर का दंश झेल रहा परिवार इंतजार कर रहा है। जिसके बच्चे सेना में जाते थे, फुल फ्लेज नौकरी करते थे, उनके परिवार के आर्थिक हालात सुधर जाते थे। तो पूरे देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जो इसी 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में आइए, इनको यहाँ से 9 2 11 करेंगे, तभी हम लोगों के बच्चे फुल फ्लेज नौकरी में पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है जॉबलेसनेस में, कि यहाँ से बच्चे इजराइल तक जाने को मजबूर हैं। इन्होंने डीबीटीएल की बात किया कि 30 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। ये स्कीम जो मनीष भाई, ये मुझे लगता है कि आपको याद नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार की देन है। ये मोदी जी की देन नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो स्कीम है, इन लोगों ने तो आधार कार्ड का विरोध किया था। इन्होंने डिजिटल, आपको याद होगा मानस जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इन्होंने विरोध किया था। वाजपेयी जी का आपको दौर याद होगा जब वो बैलगाड़ी से संसद भवन पहुंचे थे, याद है? जब कांग्रेस की सरकार ने, जब विपक्ष की सरकारों ने इतना बड़ा देश को प्लेटफॉर्म दिया, तब ये कहने लगे नहीं नहीं इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद इसके पहले इसका विरोध कर रहे थे। इसके पहले आपने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी, ये बताइए भाजपा में है क्या मानस जी? इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में है? अभी आपको मैं बताऊं, एक दो नहीं, ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल मिलेंगे जब इंटरनल डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने का काम इन लोगों ने किया है। और अभी आपको देखने को मिलेगा, अभी बस इसका लास्ट फेज का टिकट अनाउंस होने दीजिए लोकसभा का, इंटरनल डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग मानस जी। अच्छा चलिए, आपके इस सवाल से जुड़ा हुआ एक जवाब मनीष अग्रवाल जी से ले लेते, फिर अल्पना जी के पास जाएंगे, क्योंकि अल्पना जी से अगर मैं सवाल लूंगा तो ये कहा जाएगा कि वो बीजेपी की प्रवक्ता इसलिए कहेंगी। अच्छा, जैसे कि अशोक यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी, मतलब मोदी जी अपना चुनाव छोड़ के बाकी सब लोग हार जाएंगे, तो आपको लगता है कि उसे कौशल किशोर है यहाँ पे लखनऊ में मोहनलालगंज से, या राजनाथ जी लखनऊ से है, या अरुण गोविल है मेरठ से, या संजीव बालियान, ये जो बड़े कद्दावर नेता, ये सब चुनाव हार जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जो बोलने की सोची है वही बोलना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी मुश्किल यही है। हर चीज बीजेपी से आप कंपेयर करते हो। आपके पास 3 सांसद हैं, उनके पास 303 सांसद हैं। वो लोगों को रुष्ट कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं। आप उनसे कंपैरिजन करके राजनीति करने की इस समय की स्थिति में नहीं है। उनके 2-4 सांसद आपको छोड़ जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मान लिया मैंने। लेकिन इनके पास तो 3 ही है, इन्हें तो फर्क पड़ेगा ना। इन्हें आज की राजनीति के हिसाब से अलाइन होकर चलना पड़ेगा कि आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है। और मैं फिर इनसे ये कहना चाहूंगा कि मैं भी इस चैनल पे, मानस जी बुलाएंगे तो आता रहूंगा, ये भी आते रहेंगे। और 4 जून का जो परिणाम होगा ना, कोई शब्द बोलने को नहीं होगा, क्योंकि जमीन पे बहुत बड़ा बदलाव है। 370 का प्रधानमंत्री ने आह्वान करा है, 303 जीत के और 72 पे सेकेंड आके। ये लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा करंट है भारत की इकोनॉमी में। जब वो 4 तारीख को रिजल्ट में तब्दील होगा तो ये लगेगा। और उसका भी मैं आपको आज ही जवाब दे देता हूँ, जो विपक्ष के पास स्टैंडर्ड जवाब है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वही ईवीएम कर्नाटका जिताती है, वही ईवीएम हिमाचल जिताती है, वही प्रमुख विपक्षी दल मनाती है। ये सोचना पड़ेगा ना कि जो पार्टी 84 के समय में 400 प्लस सीटों से देश पे शासन करती थी, जहां पे भाजपा की 2 सीटें थी, आज वो 303 पे आ गए और आप विपक्षी दल का दर्जा भी खो गए।
फिर भी आप कभी ईवीएम पे दोष देते हैं। इन्होंने सही कहा कि ये स्कीम मनमोहन सिंह लाए थे डीबीटी ट्रांसफर की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो लाए थे, नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने उसे इम्प्लीमेंट करा, लेकिन उनके पास जनता में जाके ये बताने को तो है कि हमने पुरानी स्कीम को किसी को बंद नहीं करा, हम आगे भी बंद नहीं करेंगे, हम उन नीतियों को बड़े अच्छे ढंग से लेके जाएंगे। हम ये कब कहते हैं कांग्रेस ने सब खराब करा, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं उसको अच्छी माना जाएगा और जो चीजें नहीं अच्छी थी उसको और अच्छी करने की कोशिश करा जाएगा। मोबाइल, कंप्यूटर, राजीव गांधी जी के विजन की जेल, मैं भी उसको मानता हूं कि राजीव गांधी जी का विजन देश के प्रति अच्छा था, लेकिन उसको आज के परिप्रेक्ष्य में अलाइन कराना जो भी करंट सरकार है उसकी जिम्मेदारी में। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व अगर जिम्मेदारी लेने में संकोच कर रहा है, अगर लीडरशिप लास्ट मिनट पे, जैसे आप कह रहे थे कि उनको टिकट ही नहीं देते, पहले ही बता देते कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ोगे। आपने देखा जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया, पहली लिस्ट में नहीं दिया गया, बाद में तब्दील करना, क्या मैसेज जाता है नीचे पब्लिक के पास कि जब आपस में इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसी है तो शासन कैसे होगा। कल को ये सारे दल मिलके एक सरकार बनाना चाहते हैं, ये तो आज भी नहीं कह रहे हैं कि कोई एक दल विपक्ष का ऐसा है जो सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। सब जोड़ के जब सरकार बनाएंगे तो कैसे चलेगी। किसी चीजों के जवाब ढूंढने के लिए इनको जनता पे जाना पड़ेगा और उसे कन्विंस करना पड़ेगा, वरना 4 जून को फिर ईवीएम खराब होगी और फिर भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी। अच्छा प्रेम नारायण जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये सब जो तैयारियां थी ये पहले हो रही थी? देखिए पहले सीटों में आप लोगों के बंटवारे को लेकर काफी कश्मकश चलती रही, फिर बहुत मुश्किल से फाइनल हुआ, लेकिन जब तक फाइनल होता उससे पहले जयंत चौधरी खिसक गए एनडीए के खेमे में, सपा उसको नहीं रोक पाई। खैर जब वो चले गए उसके बाद समाजवादी पार्टी के भी तेवर ढीले पड़े, तुरंत आपसे जल्दी जल्दी बात हुई और खैर जो न्याय यात्रा यूपी में अमेठी रायबरेली में जहां पर अखिलेश जी को शामिल होना था वो खत्म होते होते आगरा में जाके शामिल हुए। वहां पर एक देर हुई, एक चूक हुई। बेहतर होता कि पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते समाजवादी पार्टी के लोग साथ साथ तो एक मैसेज जाता। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते थे कि बहुत देर से डिसीजन ले रहे हैं इंडिया गठबंधन के दल, इसलिए ये स्थिति हो रही है। और फिर वही चीज देखने को मिल रही है जैसा कि कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से भी कि आखिरी समय तक ये लोग तय नहीं कर पाएंगे, आपसी में नूरा कुश्ती होती रहेगी, और एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। तो आपको लगता है कि अब स्थिति को और बेहतर करने के लिए कम से कम जो दूसरे तीसरे चौथे चरण की जो सीटें हैं उस पर इस तरह की कशमकश ना हो, और ये आपको लगता है कि एक रणनीतिक भूल है जिसको भले ही आप अभी कुछ भी कहें लेकिन इसका एक नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि बीजेपी इसको कैश करा सकती है अपने फेवर में? नहीं मानस जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले भी मैं आपके साथ कई बार बैठा हूं डिबेट में, और आपके डिबेट के टॉपिक भी यही रहे हैं, इंडिया गठबंधन में रार दरार बहुत सारी चीजें आपके ऐसे टॉपिक रहे जिनमें मैंने डिबेट में प्रतिभाग किया है, और मैंने हमेशा खुल के कहा है इंडिया गठबंधन में कभी कोई रार नहीं था, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत आती कहाँ है? नंबर 1, ये देखिए देश का सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस पे जो कब्जा है उस माध्यम से, मैं सभी के ऊपर सभी उंगलियों 5 उंगलियों को बराबर हम नहीं कह सकते, लेकिन इस चीज को आप नकार नहीं सकते, इसको आप नकार नहीं सकते। सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस पर जो कब्जा है उसको जो दिखाना चाहता है आदमी उसको सेट कर देता है। इंडिया गठबंधन में ये दिक्कत, इंडिया गठबंधन में वो दिक्कत। अगर इंडिया गठबंधन के परिवार के किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसके बाद कांग्रेस ने या अखिलेश जी ने उससे बात कर ली तो बोले ये दब गए, प्रेशर में आ गए। वही एनडीए की तरफ से एक नेता आते हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि हम योगी मोदी को कटोरा लेकर के भीख मंगवा देंगे, उनको मंत्री बना दिया जाता है। अगर बहुत पावरफुल व्यक्ति है फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों साथ में लेके आते हैं? सवाल यहाँ भी खड़ा होता है या नहीं होता है? ये देश का दुर्भाग्य है, वो तो कहा देश का मानसिक दुर्भाग्य है। दबाव बनाने के मामले में संजय निषाद से कहीं आगे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये तो पूरी मीडिया में ये बात होती है, इससे कई बार चर्चा भी हुई, कई बार सवाल भी पूछे गए। अब वो अलग बात है कि बीजेपी के जो लोग हैं उस तरीके का एक नैरेटिव सेट कर देते कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा कहने का जो मकसद था ना प्रेम नारायण जी, उसको जरा दूसरे ढंग से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खामियों के ऊपर एक ऐसा आवरण बना देती है कि वो जनता को वो दृश्य नहीं होता, वो विजिबल नहीं होता है। हम मीडिया मैन होकर के या पॉलिटिशियन को समझते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मनोज गांधी नाराज है, ये सबको पता था, लेकिन नामांकन पत्र खरीदने से पहले उनको मैसेज हो गया कि क्लियर कट मेनका गांधी को टिकट दे दी, आपको ये जिम्मेदारी है, बाकी आप तय कर ली। तो एक मैसेज देने वाली बात है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा है, बीजेपी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो दृश्य नहीं है, वो विजिबल नहीं है।
आपके यहाँ जो कुछ भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है वो विजिबल है। क्यों भाई, सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछेगा? प्रेम नारायण जी, अगर कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव कहेंगे कि बड़ी चालू पार्टी है, इस पे कभी भरोसा मत करना, तो इस पे अगर डिबेट होगी तो क्या ये मुद्दा नहीं है डिबेट का? आप बताइए, अगर आप कहेंगे मुद्दा नहीं है तो मैं आपकी बात मान लूंगा मैं, लेकिन नहीं नहीं, मैंने आपने तो जब मुद्दे हुए आपने डिबेट किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं आपके सामने, आपको इसको दूसरे तरीके से रखता हूं हमेशा, क्योंकि हमारे इस देश में जो भी परिस्थितियां आज हैं, पहले थी, उसके पहले थी, ये लगातार पुनरावृत्ति होती रहती। मैं इसको एक थोड़ा सा दूसरे तरफ ले जाता हूं, राजनीति की इस बात को मैं 2 मिनट में दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूं। महाभारत में राज दरबार में बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष, उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण से लेकर के, विदुर से लेकर के, कृपाचार्य से लेकर के, सभी के नजरों के सामने लगातार सारे कुकृत्य हुए, द्रौपदी के चीर हरण से लेकर के, और आप मतलब जो भी है सब देखिए आप, औरत को दांव पे लगाना सब हुआ उस दौर में, लेकिन किसी ने नहीं टोका। तो दुर्योधन को भी उस समय ये लग रहा था कि नहीं नहीं, अब कुछ गलत होता तो कोई मेरे सामने नहीं आता, मैं सर्वे सर्वा हूं, कहीं कुछ गलत नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया है, सब कुछ हो सकता है। तो ये दौर है। पांडवों के साथ कृष्ण थे, बावजूद इसके वो वनवास भी गए, तपस्या भी की, सही होने के बावजूद उनको अपने आप को साबित करना पड़ा, और गलत होने के बावजूद गलत लोग सत्ता पर काबिज रहे। उसमें कोई बड़ा नहीं है, ये चलता रहता है, ये कालखंडों में चलता रहता है। दूसरी चीज, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे कि लंबे समय तक इस देश में शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि उनको 5 बिंदु जारी करने पड़ रहे हैं। मनीष जी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में बीजेपी लगातार वहां सरकारें चलाती आ रही, सब कुछ आ रही, उसके बावजूद भी मोदी जी गए, उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र के साथ साथ एक जो पान फेंका फाक की पद्धति है उनकी, उसको फेंका कि नहीं फेंका कि हम 500 का सिलेंडर दे देंगे। हम फेंकते नहीं है, हम फेंकते नहीं है। रही बात इसकी, हम लोगों की, देखिए ये पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी का तरीका है, आज लोग जीत रहे हैं, हमें जनादेश लगातार जैसे नहीं प्राप्त हो पा रहा जनता का, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी नीतियां बदल दी है या हमारी नीतियां खराब है। हो सकता है सामने वाला, एक सिंपल सा तरीका बात देखिए मनीष जी, उसको आप डिनाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं बीइंग एक इंडियन पर्सन, मैं आपको एक साधारण भारतीय के नाते कह रहा हूं, प्रस्तुतिकरण में, आत्ममुग्धता में आप पैसे को बर्बाद कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हर रेलवे स्टेशन के बाहर सेल्फी पॉइंट 6.5 लाख रुपए का बना दिया, अपनी फोटो जनता के बीच पहुंचे, इससे जनता का कौन सा भला है? आप बताइए, कोई भला है? लेकिन कांग्रेस ने कभी फुहरता नहीं की इस चीज को लेकर के। कांग्रेस का ये रहा, जितना हो सकता है जनता को लाभ दो, जनता को अधिकार दो, जनता को सूचना का अधिकार दो, जनता को भोजन का अधिकार दो, जनता को सुरक्षा का अधिकार दो। डिबेट का समय ओवर हो गया, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे। अल्पना जी से एक आखिरी जवाब लेना है। अल्पना जी, बहुत सारे तीर जो है भारतीय जनता पार्टी पर चलाए। जी मनीष जी, बस एक लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरा नाम लेके कहा है, तो मैं फिर इनसे यह कहूंगा कि मध्य प्रदेश के लिए जो इन्होंने शब्द बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कृपया शब्दों का चयन प्रधानमंत्री के लिए अच्छे से करें। ये मेरी अपेक्षा है इनसे, जैसे ये नागरिक है वैसे मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। बस जी देखिए, मैंने कौन सी वो कह दी? मैंने कौन सी कह दी? मैंने कुछ नहीं कहा मनीष जी, आप आदरणीय व्यक्ति हैं, सम्मानित पत्रकार हैं। अल्पना जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार के शिष्टाचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पानी पी पी कर कोसने की ट्रेनिंग इन लोगों को ऐसे कमरों में बैठकर जो ऊपर से कहा जाता है वो ये लोग बोलते हैं। इनके कार्यकर्ता या ये लोग या इनका संगठन कभी जमीन पर उतरकर जनता के नब्ज को नहीं समझते, जनता के दर्द को नहीं समझते, इसीलिए आज ये सत्ता से बाहर है। ये सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये दूसरे पर छीटाकशी करने के लिए सबसे आगे। ये नहीं देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। हम कभी हिंदू मुसलमान करके भाई भाई लड़ा के जाति धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। सत्ता लोलोप नहीं है, सत्ता के लिए भाई का खून नहीं बहाते हैं, बहन बेटियों की बेइज्जती नहीं करते हैं। मणिपुर चल रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, हम उनमें से नहीं कह सकते। सीखिए, सीखिए, सत्ता के लिए देश को बेच देना आपसे सिखाएंगे, आप संस्कृति सभ्यता हमको सिखाएंगे। आपने देश के मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब क्या बोला था? आप कैसे, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मौनी बाबा किसके शब्द थे? आप जो बोलेंगे, आतंकवाद तो आपकी पार्टी के मौसमी लड़के हैं,
पूरा देश आपका आतंकवाद के आतंक से डूबा हुआ है और आपके जैसे पुलवामा की जांच नहीं हो पाई। 4 साल ये विश्व में शर्मसार करने वाली घटना है। लंबा समय होने के बाद में ये आतंकवाद की क्या बात करेंगे आप? देश की सबसे भ्रष्ट बेईमान और चोर पार्टी का प्रवक्ता हमको ज्ञान देगा। आप जीरो बोल रहे हैं, आप जीरो हो चुके हैं, आप खत्म हो जाएंगे। इस चीज को पहचानिए, जनता आपको नकार। अरे वो जिनकी पेंशन आप लेते रहे वो गोरे उन्हें जीरो नहीं कर पाए, आप क्या करेंगी बहन जी? चिंता मत करिए, वो गोरे जो आपको पेंशन देते रहे, जिनकी कमीशन चोरी करके आपकी नींद बनी है, आप क्या सिखाएंगे हमको? वो चिंता मत करिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखिए। गोरों की चाकरी कर करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। पेंशन मिलती थी कि नहीं? आपने पश्चिम बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई या नहीं? अंग्रेजों को पत्र लिखा या नहीं लिखा? पता नहीं ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या माइक में प्रॉब्लम है या पता नहीं कि किस वजह से है अल्पना जी, लेकिन आपकी आवाज जितनी साफ आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। शायद यही वजह है कि प्रेम नारायण जी जो है वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और आपकी आवाज उसमें दब जा रही है। चलिए, कोई टेक्निकल एरर हो सकती है, लेकिन आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्पना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रेम नारायण जी बहुत शुक्रिया आपका, अशोक यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मनीष अग्रवाल जी। इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।